स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग जुड़े हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो दो महत्वपूर्ण विचार हैं उनके। एक तो जातिगत व्यवस्था के संबंध में जो विचार हैं उसको हम देखेंगे, और आज के परिवेश से जब हम UGC बिल के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पूरा देश दो खेमे में बट गया है इस बिल के कारण। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे रोक लगा दी है, इसके एग्जीक्यूशन पे रोक लगा दी है और अब इस पे सुनवाई करेगा। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है कि जो UGC बिल के विरोध के कारण है, क्या उन चीजों को उसी रूप में शामिल किया जाना चाहिए था? क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं में उससे संबंधित बातें नहीं हैं? भीमराव अंबेडकर के विचार से अगर इस तरीके का कोई समानता आधारित व्यवस्था लाने की बात हो, जहां पर जातिगत, धर्मगत, दिव्यांगत या लैंगिक समानता लाने की बात हो, तो क्या वहां पर उस वर्ग को, जिस वर्ग के कारण बाकी वर्ग पिछड़ा पर महसूस करते हैं, क्या उसको छोटा किया जाना चाहिए? क्या उसको कम किया जाना चाहिए? और अगर आगे वाले वर्ग को पीछे ला ही दिया जाए तो फिर विकास का क्या औचित्य, विकास का क्या मतलब? तो क्या BR अम्बेडकर ने, जब वो उस व्यवस्था में थे, तो क्या उन्होंने इस तरीके के विचारों को अपनाया था, या फिर उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जिसको हम सकारात्मक कार्यवाही के रूप में देखते हैं, और संवैधानिक प्रयासों के माध्यम से, सकारात्मक कार्यवाहियों के माध्यम से जो भी समाज के का पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे रह गया, हाशिए पर रह गया, विकसित नहीं हो पाया, दमित रह गया, शोषित रह गया, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसका प्रयास। तो जब भी सरकारों के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाया जाए, तो जो संवैधानिक प्रयासों की जो लिस्ट है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो उस समय के संविधान निर्माताओं द्वारा मुख्य धारा में लाने की जो बातें हैं, उनको ध्यान में अवश्य रखा जाए। और यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है, और वो अब इन प्रक्रियाओं पर, इन बिंदुओं पर जांचना चाहता है, परखना चाहता है कि क्या ये कानून सही है। तो इसी से जुड़ जाएगा ये जो अभी टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। अंबेडकर पढ़ रहे हैं हम अपने एथिक्स के क्लास में, और उसमें अंबेडकर के 3 महत्वपूर्ण विचार हैं, जिसमें से एक सामाजिक न्याय है, दूसरा लोकतंत्र है, और तीसरा उनका संविधानवाद है। इसमें सामाजिक न्याय के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जातिगत व्यवस्थाओं का अंत करके, जातिगत विभेदों का अंत करके सामाजिक न्याय की स्थापना की जाएगी, और वो सामाजिक न्याय सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से लाई जाएगी, और सारे पिछड़े, दलितों, दमितों, शोषितों, हाशिए पे जो लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास होगा। और ये बहुत हद तक सफल भी रहा है, और यही विचार, यही तरीके हर तरीके के कानूनों के साथ होने चाहिए। तो ये आगे हम देखेंगे। साथ ही साथ धर्म के संबंध में क्या विचार अंबेडकर का था, उसे भी हम लोग इस आगे की कक्षाओं में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम BR अम्बेडकर से शुरू करें तो हम पाते हैं कि अंबेडकर के संबंध में, अंबेडकर को हम दार्शनिक के रूप में, विधिशास्त्री के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, लेखक के रूप में, अन्य रूपों में हम इनको देखते हैं, हम इनको जानते हैं। बहुत सारा विचार है इनके साथ, लेकिन आप इन्हें मुख्यतः भारत के संविधान निर्माता के रूप में, और जो इन्होंने भारत के विधि व्यवस्था में जो इन्होंने छाप छोड़ी है, उसके लिए हम इन्हें जानते हैं। इनके विचार बड़े क्रांतिक रहे हैं, और विशेषकर दलित वर्गों के उत्थान से संबंधित रहे हैं। जो भी विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके हैं, उन सभी को मुख्य धारा में लाने से संबंधित जो विचार हैं वो इनके रहे हैं, है ना। सबाल्टर्न में ये नियम ही है कि ऊपर के लोग जो इतिहास लेखन कर रहे हैं वो सत्ता में रहेंगे, और जब कोई नीचे से जो शासित वर्ग है, जब शासित वर्ग से कोई निकल कर आएगा
और वो अपनी नई विचारधारा दे पाएगा, वो नई बात बता पाएगा, तो वो नेतृत्व में आएगा और फिर धीरे धीरे वो ऊपरी शासन का हिस्सा बन जाएगा। शासित हमेशा शासित रहेंगे, कभी भी शासित शासक बन जाए, अचानक से सब बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। शासितों में से भी कुछ लोग शासक की तरफ जाएंगे और शासक बनने के बाद फिर उनका भी विचार, उनकी भी चीजें वैसी हो जाएंगी जैसे ऊपर के वर्ग का होता है। तो ये चक्र चलता रहेगा। ऐसे ही यहां पर भी अंबेडकर ने जब देखा कि सोशल जस्टिस की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि समाज में जो लोग उच्च स्थिति में हैं, उच्च वर्ग पे हैं, जिन्होंने अपनी एक स्थिति बनाई है, भाई उन्होंने वो स्थिति बनाने के लिए मेहनत की होगी, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दिया होगा, एजुकेशन के आधार पर उन्होंने निर्णय लेना शुरू किया और निर्णय लेने के आधार पर प्रशासक बन गए। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका स्किल है। और हमेशा उस पद पर जाने वाले लोग वही होने चाहिए जो योग्य हो। तो योग्यता को महत्व तो दिया जाएगा ना, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। तो ऐसे में अंबेडकर ने देखा कि जो समाज पीछे रह गया, जो समाज दलित समाज के रूप में है, दमित समाज के रूप में है, शोषित समाज के रूप में है या हाशिए पे है, उनके साथ कुछ जातियां तो हुई हैं, लेकिन वो जातियां भी इसलिए हो पाई क्योंकि उन्होंने वो होने दिया है, उन्होंने अपना विकास नहीं किया है। तो एक पक्षीय गलती हम नहीं देख सकते। लिहाजा जब विकास की बात होगी, जब सामाजिक न्याय की बात होगी, जब सभी को बराबर लाने की बात होगी, जब सभी के स्वतंत्रता, समानता, सभी को अधिकारों की प्राप्ति की बात होगी, सभी के साथ न्याय हो सके, सामाजिक विभेदों का अंत किया जा सके, तो सामाजिक विभेदों के अंत के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर नीचे वाले लोगों को ऊपर लाने की जरूरत है, लेकिन ऊपर वाले लोगों को नीचे लाने की जरूरत नहीं है ना। अगर नीचे वाले लोगों को ऊपर ले जाना है, ये एक सकारात्मक व्यवस्था है और इसके लिए हम सकारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले को ही नीचे ला दो तो फिर तो पूरा समाज ही वैसा हो जाएगा। आज जिस बात को आप विकास नहीं मानते, आज कहते हैं कि समाज में ये जो नीचे हाशिए पे लोग हैं, दमित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, इनके विकास की जरूरत है। तो इनके विकास की जरूरत है। ये कैसा विकास करेंगे, ये कैसे तय होगा? ये तय होगा कि ऊपर वाले की लाइन क्या है। ये जो जिसको आप सवर्ण वर्ग कहते हैं, उसने कौन सी लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो इन नीचे वालों के पास आदर्श है इस लाइन तक जाने की, इस लाइन तक पहुंचने की। लेकिन अगर इसको सकारात्मक कार्यवाही की जगह पर नकारात्मक कार्यवाही में बदल दें और ये जो ऊपर लाइन है इसी को नीचे ले आए और ये लाइन बना दें, मतलब जो ऊपर है उनको नीचे लाके ये लाइन बना दे, तो भाई साहब समाज कभी विकास तो कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऊपर वाले को नीचे ला दो और उसके बाद फिर ये बराबर ही हो जाए, फिर सारे के सारे लोग बराबर हो जाएं। और ये भी एक तरीका है, जैसा कि यूजीसी बिल में आप देख सकते हैं। यूजीसी बिल का सेम तरीका है कि जो ऊपर है उनको ही खींच के नीचे कर दो, नीचे वाले को अधिकार देके ऊपर लाने का प्रयास मत करो। समानता तो दोनों तरफ से आ जाएगी ना। लेकिन फिर आप दुनिया में पिछड़े माने जाओगे, दुनिया के दृष्टिकोण से आप हमेशा के लिए, सदा के लिए पीछे ही रह जाओगे और आप अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लोगे, आप पिछड़ेपन को ही विकास मान लोगे। ऐसा संभव नहीं। अंबेडकर दूरदृष्टि रखते थे। अंबेडकर ने देखा कि अंबेडकर के अंदर जब योग्यता थी, तो योग्यता अगर है आपके भीतर तो आपको किसी भी पद पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात अंबेडकर के भी समझ में आई कि अधिकारों की उपलब्धता न होने के कारण जो दलित समाज है वो आगे नहीं आ पा रहा है। लेकिन अधिकारों की उपलब्धता इसलिए भी नहीं है क्योंकि योग्यता की कमी है। अब योग्यता तब मिलेगा जब अधिकार आएगा, ऐसा मानना था। लेकिन ऐसा भी मानना था कि योग्यता अगर हम अपने से विकसित करने का प्रयास करेंगे तो योग्यता आएगी और फिर पद मिलेगा। लिहाजा उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही की बात की और जो भी समाज में पीछे हैं, दमित हैं, शोषित हैं, उन्हें एक्स्ट्रा देके सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से, जिसको आप आरक्षण कहते हैं, उसके माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। मुख्य धारा क्या है? वो ऊपर की लाइन, वहां तक सभी को ले आया जाए और ये मुख्य धारा होगा। और इसी को अंबेडकर सामाजिक न्याय कहते हैं। तो अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय है वो सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से उन सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, उन अधिकारों की प्राप्ति दिलाने की जरूरत है, उन स्वतंत्रता समानताओं की स्थिति में लाने की जरूरत है। जो सवर्ण वर्ग, जो लाइन है ऊपर की, उनको जो प्राप्त है वही ले आना है।
और वहां लाने के लिए उन्होंने देखा कोई विरोध भी नहीं है। संविधान में जब प्रावधानों की बात आई, मौलिक अधिकार की बात आई, तो मौलिक अधिकारों में ये सारे प्रावधान थे। इन प्रावधानों पे सबने सर्वसहमति दिखाई, कोई ऐसा विरोधी नहीं था जो एक्स्ट्रा सकारात्मक कार्यवाही पे विरोध कर रहा हो कि नहीं नहीं सकारात्मक कार्यवाही गलत बात है, जरूरत है। तो ये जरूरत, ये उदारता, सब कुछ यहां पर है, उसे बस सलीके से ठीक ढंग से करने की जरूरत है। तो अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय था, वो सामाजिक न्याय सकारात्मक कार्यवाही के आधार पर संचालित होता है, संवैधानिक प्रयासों से संचालित होता है, किसी हिंसक प्रयासों से नहीं, किसी कूट चरित्र से नहीं। और सकारात्मक कार्यवाही समानता लाने का एक हिस्सा माना जाता है, उसे विभेद के रूप में नहीं देखा जाता। और इन्होंने निचले वर्गों को जो विकास की दशा में पीछे रह गए हैं, उन्हें अतिरिक्त देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात की। इसीलिए जो सकारात्मक कार्यवाही आरक्षण का प्रावधान है वो टेम्पररी है, शुरू से टेम्पररी है, कभी परमानेंट की बात नहीं की गई, क्योंकि परमानेंट की आवश्यकता नहीं। जो पीछे छूट गया उसको एक्स्ट्रा दो, वो उसकी गति थोड़ी बढ़ जाए, वो बीच में आ जाए, बराबर मुख्य धारा में आ जाए, उसके बाद सबको सब बराबर मिलेगा। सब बराबर मिलेगा तो समाज में समरसता होगी, समानता होगी, स्वतंत्रता होगा, न्याय होगा, सबको अधिकारों की प्राप्ति होगी। जब सबके स्थिति समान होंगी तो बंधुता बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, संघर्ष कम होगा, जातिगत विभेद, धर्मगत विभेद, क्षेत्रगत विभेद या जिन तरीकों का सामाजिक विभेद है वो सारे के सारे विभेद समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मानना था। तो सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय सकारात्मक और समानुपातिक समानता आधारित और न्याय की बात करते हैं अंबेडकर, न्याय की बात करते हैं अंबेडकर। ठीक है, देखिए इनके प्रसिद्ध उद्धरणों की बात कर लें। अंबेडकर के प्रसिद्ध उद्धरण, अंबेडकर के प्रसिद्ध उद्धरण या जो भी इनके प्रसिद्ध कथन है उसकी बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कथन है ना, अंबेडकर का मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होना बहुत जरूरी, क्योंकि जितनी बार आप योग्यता की बात करेंगे तो उस योग्यता का जो मानक है वो एजुकेशन ही है, वो शिक्षा ही है। अब शिक्षा का मतलब मात्र लिखना पढ़ना नहीं, शिक्षा का मतलब होता है कि आपके अंदर निर्णय निर्माण क्षमता का विकास हो। शिक्षित बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं बनोगे आप, तब तक आपकी जो दृष्टि है वो निर्णय निर्माण की क्षमता विकसित नहीं कर पाएगी। आपकी जो बुद्धि है वो निर्णय निर्माण नहीं कर पाएगी, और निर्णय निर्माण नहीं कर पाएंगे तो आप कभी शासक की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। शासक बनने के लिए तो डिसीजन मेकिंग आपके पास होनी चाहिए ना, अन्यथा आप शासित ही रहेंगे, प्रशासित ही रहेंगे, आप आदेशों का पालन नहीं करेंगे। आदेश देने की क्षमता तभी आएगी जब आप शिक्षित बनेंगे। संगठित रहिए। दलित समाजों में समस्या यह थी कि वो आपस में ही बहुत ज्यादा असंगठित थे। एक तरफ आप सवर्ण समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, जनजातीय समाज देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के स्तरीय विभाजन खुद आपस में भी है। एक तरफ दलित समाज अछूत है, दूसरी तरफ दलित समाज ने अपने भीतर भी अछूत की अलग व्यवस्था, अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे अगर जातिगत रूप से देखें तो उसके अंतर्गत और भी सब कैटेगरी है। उन सब कैटेगरी में भी आप देखेंगे तो जैसे एक कैटेगरी है चमार की, तो एक कैटेगरी है उसके नीचे धरिकार, डोम। तो भाई साहब ये जो ऊपर वाले हैं ये दलित हैं, नीचे वाले भी दलित हैं, लेकिन ये ऊपर वाले दलित उस नीचे वाले दलित का छुआ हुआ नहीं खाते। अस्पृश्यता, छुआछूत दलित समाज के भीतर भी दलितों में दलितों के साथ छुआछूत है। तो ऐसे संघर्ष कैसे होगा? ऐसे में तो पहले संघर्ष अंदर चलाना पड़ेगा। तो संगठित रहो। एक वर्ग है आपका, उस वर्ग में फूट मत डालो, उस वर्ग में अपने को एक वर्ग मान के संगठित रहो, तो आप संघर्ष कर पाएंगे। और तीसरा कहते हैं संघर्ष करो, शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे तो संगठित होंगे, संगठित होंगे तो संघर्ष कर पाएंगे। संघर्ष हिंसक नहीं,
हिंसक संघर्षों की बात नहीं है। जब शिक्षित बनेंगे तो हिंसक संघर्ष करेंगे ही नहीं। शिक्षित होने से आपको पता लगेगा कि हमें अपने अधिकारों की मांग किस तर्क के साथ करना है, किन कारणों के साथ करना है, किस योग्यताओं के आधार पर हमें यह संघर्ष करना है कि हमारी ये योग्यता है, हम इसको धारण कर सकते हैं, इसलिए हमें इस पद की प्राप्ति चाहिए। आप संघर्ष करिए और आपसे कहा जाए कि ठीक है आप आइए शासन करिए, अब योग्यता नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए योग्य बनिए। और योग्यता के लिए क्या जरूरत है? शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप योग्य हो तो शिक्षित बनिए। तो कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। अगर शिक्षित हो गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी वर्ग से, किसी भी स्तर से बिलोंग करते हो, आप मुख्य धारा में आ जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शिक्षा को बहुत महत्व देना है। और अंबेडकर हमेशा से ये समझाते रहे कि शिक्षित बनो, शिक्षा को पकड़ो, एजुकेशन को पकड़ो, और एक बार शिक्षित हो गए तो कोई आपकी स्थिति को नकार नहीं सकता, आपके दावे को कोई नहीं नकार सकता। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो दलित समाजों में, पिछड़े समाजों में शिक्षा के प्रति वो जुनून देखने को नहीं मिलता है। हालांकि समय बदला है, सूचनाएं बदली हैं, लेकिन अभी भी जो सवर्ण वर्गों में शिक्षा के प्रति लगाव दिखता है, जुड़ाव दिखता है, भले ही खाने को नहीं है। सवर्ण वर्गों में भी गरीबों की स्थिति कम नहीं है, बहुत है। बहुत ऐसे गरीब हैं सवर्ण वर्गों में जो 2 टाइम का भोजन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अगर बच्चे को पढ़ाया तो आगे स्थिति बदल जाएगी। इस बात का जो सेंस है, वही सेंस उन्हें आगे बढ़ाता है, वही सेंस उन्हें आगे बढ़ाता है। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में संविधान के अकॉर्डिंग SC ST आता है, उनमें ये कॉन्शियस में ही है कि हम कितना भी पढ़ लें कुछ नहीं होना है, हमें रहना यही है, हमें करनी मजदूरी है। बस इस सेंस को थोड़े बदलने की जरूरत है। और यही सेंस पिछड़े वर्ग को पिछड़ी स्थिति में रखता है। और वो वाला जो सेंस हमने बताया, वो अगड़ी जातियों को आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने के बावजूद भी, संसाधनों की उपलब्धता न होने के बावजूद भी, ये जो सेंस है कि समय बदल जाएगा अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा, वो उस स्थिति में रखता है। इतना ही करना है कि जो समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उनमें इस सेंस को डालना है कि अगर पढ़ लिया, अगर शिक्षित हो गए तो फिर वास्तविक अर्थों में स्थिति बदलेगी, फिर मजदूरी नहीं करनी है, फिर प्रशासक बन जाओगे। इतनी सी बात है, ये समझाने की जरूरत है। अंबेडकर यही समझाते रहे। अंबेडकर के जो समझाने का काम था, वो हमेशा से लोगों को, दलित समाज को यही समझाते रहे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।